हेलो एवरीवन, आदित्य जीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने हिमालयी नदी तंत्र को ख़त्म कर लिया था, जिसमें हमने गंगा नदी तंत्र देखा, उसके बाद सिंधु नदी तंत्र देखा और उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी समाप्त किया। अब इसके बाद हमको प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखनी है कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो मोस्टली जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियाँ हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन्हीं नदियों को कवर करेंगे, ठीक, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो और हमें इजीली याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत शब्द मैं जैसे ही बोलता हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बात दक्षिण भारत के हिस्से की हो रही है। कौन सा हिस्सा? दक्षिण भारत का। और अभी तक हमने जो ये तंत्र पढ़ा, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे सिंधु नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, वो उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ थीं। वो कहाँ बह रही थी? उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ। उत्तर भारत का मतलब, आपसे अगर कहा जाए कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्यांचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। तो इस विंध्यांचल पर्वत से लेकर नीचे तक का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से में मेघालय का पठार भी आता है, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार भी आता है, ये वाला क्षेत्र, और इसके अलावा इस तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मोटे रूप में देखें तो हम देखेंगे कि विंध्यांचल पर्वत के दक्षिण का हिस्सा वो सब प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? हम जानते हैं भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब कि जो हिस्सा 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। बताइए, ये वाला हिस्सा इस तरफ से कौन से सागर से घिरा है? अरब सागर से। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, और दक्षिणी हिस्से पे अगर आप देखें तो ये हिंद महासागर से। इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। यानी भारत क्या है? प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीपीय हिस्से का मतलब ये दक्षिण वाला हिस्सा। तो यहाँ की नदियाँ ही हमको देखनी है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब मैं आपसे कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस पुटअप करता रहूँगा, आप उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखिए, आंसर्स दिया करिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखा करिए कि आपको क्या चीज़ में डाउट है, क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो उस चीज़ का भी कमेंट कीजिए, बताइए, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ, आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं या क्या नहीं आ रही, जिससे कि हम लोग लगातार इम्प्रूव करते चले जाएँ अपने वीडियोज़ में, ठीक है। चलिए, देखिए, इम्प्रोवाइजेशन बड़ा ज़रूरी होता है, सुधार बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मुझे बताओगे तब मुझे पता चलेगा कि कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, अब देखिए, हमें पढ़नी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की एक बड़ी ख़ास बात है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जिस स्थान पर बह रही हैं, शुरू से उस स्थान पर आज तक बहती चली आ रही हैं। कारण ये, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का ये जो हिस्सा है, ये उत्तर भारत के इस हिमालयी हिस्से से ज़्यादा कठोर है। यानी अगर आपसे कहा जाए कौन सा हिस्सा है जो ज़्यादा कठोर है, प्रायद्वीपीय भारत का या हिमालयी भाग उत्तर भारत का, तो आप कहेंगे कौन सा भाग? ये प्रायद्वीपीय भाग, क्योंकि ये बहुत पुराना है, ये हिस्सा बहुत पुराना है और एकदम स्थिर अवस्था में आ चुका है। इसीलिए इस वाले क्षेत्र में भूकंप बहुत कम आते हैं। लेकिन आप सुनते होंगे कि हिमालय के क्षेत्र में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे 2017 में नेपाल में भूकंप आया, कितना भयानक भूकंप आया। इसने लगभग 200 किलोमीटर के एरिया का ज्योग्राफी बदल कर रख दिया। यानी आप समझ जाइए, इतने क्षेत्र में, यानी 200 किलोमीटर के क्षेत्र की ज्योग्राफी बदल कर रख दी कि जहाँ पर पहाड़ थे, पहाड़ ज़मीन में धंस गए, जहाँ पर पहाड़ नहीं थे वहाँ पर ऊपर की ओर ज़मीन निकल आई। इस तरह से पूरी ज्योग्राफी चेंज करके रख दी, ठीक है। जहाँ पहाड़ थे वहाँ भूस्खलन होने लग गया। तो 200 किलोमीटर एरिया की ज्योग्राफी बदल कर रख दी थी नेपाल में। इसी तरह के भूकंप कहाँ आते हैं? उत्तराखंड के हिस्से में, यहाँ पर भी भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब है कि हिमालय का निर्माण आज भी हो रहा है। और आपको सुनने में आया भी होगा कि अभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा गया, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई है, 0.86 मीटर बढ़ गई है। यानी आप कहो
लगभग 86 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ गई है। पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी 8,848 मीटर, अब ये हो गई है 8,848.86 मीटर। सोचिए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो हिमालय अभी भी बन रहा है, यानी नया है, लेकिन इस हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये हिस्सा कैसा है? कठोर। तो यहाँ बहने वाली नदियाँ अपने एक निश्चित पथ पर बहती रहती हैं और चट्टानी हिस्से में बहती हैं, चट्टानी हिस्से में। इस कारण अपने साथ ज़्यादा मात्रा में मिट्टी नहीं ले जा पाती, क्योंकि उनको मिट्टी मिलती नहीं है। और इस हिस्से में क्या है? चट्टानों को तोड़ तोड़ कर नदियाँ साथ में ले जाती हैं पहाड़ों से, और चट्टानों की टूट फूट से किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। क्योंकि किसी भी मिट्टी के बनने के लिए चट्टान की आवश्यकता है, यानी मिट्टी की जनक सामग्री क्या है? चट्टान। मिट्टी की जनक सामग्री का मतलब कि मिट्टी बनती किससे है? कौन सी जनक सामग्री है? जनक यानी फादर। जनक सामग्री क्या है? क्या है? चट्टान। ठीक है, चट्टान। इसको ध्यान रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, लेकिन अब हमें नदियाँ पढ़नी है तो उस पर फोकस करेंगे। ये सब मैंने बातें अभी जो बताई, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। जब हम सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या देखना है? सिर्फ नदियाँ। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में हम सबसे पहली नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है गोदावरी। इस नदी का नाम है गोदावरी, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आप साथ साथ नोट करते रहिए। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अब ये गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पहली चीज़ कि गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल यानी ये नदी निकलती कहाँ से है? तो ध्यान से सुनिए, ये नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, नासिक के समीप त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ। तो लिख लीजिए, उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ। और ये है नासिक में, नासिक। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये इसका उद्गम स्थल है। तो यहाँ से निकलती है गोदावरी, और गोदावरी इस तरह बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। और ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? डेल्टा का निर्माण। ठीक, अब ये डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, एस्चुरी का निर्माण कैसे होता है, इसको हम बाद में जानेंगे। ठीक है, जब हम भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे तब। अभी हमें सिर्फ नदी से मतलब है, तो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको समाप्त करेंगे पहले। ओके, तो गोदावरी के बारे में आपसे पूछ सकता है, गोदावरी नदी की लंबाई बताइए। तो ध्यान रखिए, गोदावरी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की, ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की, ये दक्षिण वाला जो भारत है, यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर। बात क्लियर है? आसानी से समझ में आ रही है? ठीक, ओके। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिए, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकली है? त्र्यंबकेश्वर से। 1465 किलोमीटर लंबी है। और कहाँ जाकर गिर गई है? बंगाल की खाड़ी में। ये पूरी क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। इसको मैं मिटा देता हूँ, बंगाल की खाड़ी। ठीक, देखिए, गोदावरी नदी इस तरह बह गई। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात हमें पढ़ना है नदी, मुख्य नदी और प्लस उसकी सहायक नदियाँ। तो गोदावरी की अब हम क्या देखेंगे? सहायक नदियाँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी सहायक नदियाँ हम देखते हैं कौन कौन सी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ, तो देखिए, बड़ा ही आसान तरीका है। गोदावरी दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी तरह से अगर हम इधर देखें उत्तर भारत में, तो सबसे लंबी नदी है गंगा। तो ध्यान रखें, ये भी सबसे लंबी और ये गंगा इधर सबसे लंबी। गोदावरी की सहायक नदियों के नाम के आगे गंगा लगा होगा, यानी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनके नाम के आगे गंगा है। तो जिस दक्षिण भारत की जिस नदी के नाम के आगे गंगा हो, वो किसकी सहायक नदी मानी जाएगी? गोदावरी की। ये याद रखने के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली जो सहायक नदी है उसका नाम है वेनगंगा। क्या नाम है?
वेनगंगा, नोट डाउन करते रहिए आप लोग, वेनगंगा। दूसरी सहायक नदी है वो भी लिख लीजिए, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा। तीसरी सहायक नदी है प्राणहिता, ये हम इम्पोर्टेंट वाली लिखेंगे सिर्फ, प्राणहिता, प्राणहिता। इसके बाद पूर्णा और वर्धा, ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं। तो बताइए गोदावरी की सहायक कौन कौन है? वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा। वेनगंगा, साथ साथ बोलिए एक बार, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा। फिर बोलिए एक बार, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार याद होगा, उतनी जल्दी आपको याद होगा। वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, ये सहायक नदियाँ हैं। लंबाई कितनी है गोदावरी की? 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। ये कहाँ है? नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। इतना याद हो गया? ओके, अब हम दूसरी नदी देखते हैं। दूसरी नदी जो है, गोदावरी के दक्षिण में एक और नदी बहती है जिसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। ये गोदावरी है और ये नदी कौन सी है? कृष्णा। ओके, कृष्णा नदी, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगली नदी है कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखिए, कृष्णा नदी भी गोदावरी की तरह महाराष्ट्र से ही निकलती है, लेकिन ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से नहीं बल्कि महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। जगह का नाम है महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह है महाराष्ट्र में। इस नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको ये 1402 भी मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नदियों की लंबाई अमूमन कम ही पूछता है एग्ज़ाम में। तो 1401 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और अगली इम्पॉर्टेंट बात वही जो हमने गोदावरी में पढ़ी, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो ध्यान रखिए, कुछ इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हम देख लेते हैं। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं भीमा, भीमा, कोयना, मूसी, भीमा, कोयना, मूसी। अब मेरी बात ध्यान से सुने। देखिए, कृष्णा की सहायक, कृष्णा किसका नाम है? मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, कृष्णा। कृष्णा द्रौपदी को कहा जाता था। किसको? द्रौपदी को। और द्रौपदी के 5 पति थे, जिसमें से एक का नाम क्या था? भीम। तो उससे क्या हो गया? भीमा। तो कृष्णा की सहायक कौन? भीमा। इस तरह आप याद रख सकते हो। ये थोड़ा चीज़ों को याद रखने का तरीका है, आप अपने तरीके बना सकते हैं। जिस तरह आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, आप वैसा तरीका बना लो। ठीक है, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं याद करने के। तो मैंने इस तरीके से याद कर लिया, तो आपको भी इसी तरह ध्यान रखना है। अगर याद रख सकते हो आप तो याद रख लो इसको। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। इस सहायक नदियाँ कौन सी हो गई? भीमा, कोयना, मूसी। इसके बाद अगली सहायक नदी है इसकी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी इस कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है ये तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा। ओके, तुंगभद्रा। इस नदी की इम्पोर्टेंट बात एक मैं आपको बता दूं, यहीं जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे और ख़ासतौर से दक्षिण भारत का इतिहास, तब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक चालुक्य वंश में एक शासक थे, चालुक्य वंश में एक शासक थे सोमेश्वर प्रथम। शासक का नाम क्या है? सोमेश्वर, सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी।
अब क्यों की थी, उसका कारण क्या है, वो हम चालुक्य वंश जब पढ़ेंगे इतिहास में तब जानेंगे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया। फैक्ट क्या है कि चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ओके ठीक, सोमेश्वर फर्स्ट ने इस नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आप ये फैक्ट नोट कर लीजिए क्योंकि ये सवाल कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। ओके चलिए अब देखते हैं। चलिए अगली नदी देखते हैं। अगली नदी हम देखें क्या है, इसको मिटा दूं। ओके चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों की? देखिए चीज़ें समझ में ना आए तो ज़रूर बताइए, तो और प्रयास किया जाएगा आपको समझाने का। देखिए इसके बाद अगली नदी है, अगली नदी का नाम है कृष्णा के बाद अगली नदी है कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी। कावेरी नदी, कावेरी, और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है? 800 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल गोदावरी और कृष्णा की तरह महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है कर्नाटक। उद्गम स्थल कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन सी जगह? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ये उद्गम स्थल है कावेरी का। ओके, कावेरी का। अब कावेरी की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट सहायक नदी है अमरावती। क्या नाम है? अमरावती। अगली सहायक नदी है काबिनी। कौन सी है? काबिनी। अगली लिखिए काबिनी। काबिनी। अगली भवानी। भवानी। और लक्ष्मण तीर्थ। कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ। इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कावेरी की सहायक नदियाँ मेरे साथ बोलिए एक बार। अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ। अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ। एक बार और बोलिए, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ। ये नदियाँ हो गई। ईजिली चीज़ें याद हो सकती हैं, लेकिन आपको चीज़ें कई बार पढ़नी पड़ेंगी। देखिए अगर कोई कहता है कि किसी चीज़ को कितनी बार पढ़ें याद करने के लिए, कितना रिवीजन काफ़ी है, एक बार या दो बार या तीन बार, तो ध्यान रखिए ना एक बार, ना दो बार, ना तीन बार, बार बार रिवीजन कैसे होना चाहिए? बार बार रिवीजन होना चाहिए। जब आपके हाथ में कॉपी आ जाए रिवीजन होना चाहिए, तो बार बार पढ़ेंगे तब याद होगा। ठीक, तो बार 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 बार। अब कभी आप ये नहीं पूछेंगे कि कितनी बार रिवीजन कर लें, कि 4 बार, 5 बार, 6 बार, बार बार। आंसर क्या है? बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तब याद होंगी चीज़ें। ठीक, तो ज़्यादा समय के लिए आपके दिमाग में बैठेंगी। जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो अमूमन टेंडेंसी है कि 7 दिन में चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ लोग महीने भर में भूलते हैं, लेकिन भूलते ज़रूर हैं। भूलते सब हैं, मैं भी भूलता हूँ, सब भूलते हैं, सब लोग भूलते हैं। ऐसा कोई नहीं जो ना भूले चीज़ों को। लेकिन जब आप बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करते हो तब चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय के लिए बैठती हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चीज़ें बहुत पढ़ रखी हैं, अब वो उन चीज़ों का रिवीजन बंद कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 साल उसके दिमाग में रहेगी। धीरे धीरे चीज़ों को भूलता चला जाएगा। 100% याद नहीं रह सकता कभी भी किसी को, धीरे धीरे भूलते हैं। तो भूलने का काम मत करिए, बार बार क्या करिए? रिवीजन करिए। तो देखिए हमने 3 बड़ी नदियाँ देख ली। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये 3 बड़ी नदियाँ हैं। और इनकी खास बात क्या है? ये सब पश्चिम
ये सब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर गिर रही हैं। यानी आप कह सकते हो प्रायद्वीपीय भारत में ये वो नदियां हैं जो किस ओर बह रही हैं, पूर्व की ओर। किस ओर बह रही हैं, पूर्व की ओर। देखिए पूर्व दिशा की ओर बह रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऐसे ही कुछ नदियां हैं जो कैसे बहती हैं, पश्चिम की ओर, यानी कहाँ जाकर गिरेंगी, अरब सागर में। तो ऐसी भी कुछ नदियां हैं, तो हम उनको भी देखते हैं। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट नदियां पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारी नदियां नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पूछी जाए, बहुत डिटेल में पढ़ के भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उतना याद रखें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि लगभग सभी नदियों को ख़त्म किया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली नदी। देखिए मैंने बताया था शुरू में, ये एक पर्वत है विंध्य पर्वत, और ये पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। ये कौन सा है, विंध्य पर्वत, और ये है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वतमाला, ये विंध्याचल पर्वतमाला। इस सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में से एक नदी बहती है और वो जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए किस दिशा में बह रही है, पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। इस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा। इस नदी का नाम क्या है, नर्मदा। ध्यान रखिएगा, नदी का नाम नर्मदा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दो पर्वतों के बीच में से होकर बह रही है। तो दो पर्वतों के बीच में से जिस स्थान से होकर ये बहती है, इसे कहा जाता है रिफ्ट घाटी। अब ये रिफ्ट घाटी कैसे बनती है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे चैप्टर्स में, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कहाँ से बहती है, रिफ्ट घाटी में। रिफ्ट घाटी को हिंदी में कहते हैं, रिफ्ट वैली को हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी। कैसी घाटी, भ्रंश घाटी। तो नर्मदा कैसी घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में। ध्यान रखें, भारत में तीन नदियाँ, कई नदियाँ हैं लेकिन प्रमुखतः तीन नदियाँ ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तीन याद रखिए आप। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ, भ्रंश घाटी में, ध्यान रखें भ्रंश घाटी अभी के लिए आप ध्यान रखें, ऐसी घाटी जो चट्टानी हो और उसके दोनों तरफ क्या हो, पर्वत हो, उसे हम क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी कहेंगे। तो देखिए भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ, बहने वाली नदियाँ, तो तीन प्रमुख नदियाँ हैं। नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 ताप्ती, और नंबर 3 दामोदर। नंबर 3 कौन सी है, दामोदर। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली तीन प्रमुख नदियां हैं। इनको तो आपको याद ही रखना है, तीन प्रमुख नदियां। एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर हम नर्मदा को देखते हैं कि इनका उद्गम क्या है और कहाँ ये गिरती हैं जाकर। ओके, नोट हो गया होगा। चलिए देखिए, तो नर्मदा किन दो पर्वतों के बीच में से होकर बह रही है, विंध्य और सतपुड़ा। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 याद कर लीजिए, 1312 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम स्थल, उद्गम अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक का पठार। ये अमरकंटक के पठार के पश्चिम से निकलती है। अमरकंटक के पठार के पश्चिम से, नोट डाउन कर लीजिए, अमरकंटक के पठार के पश्चिम से। क्यों, अब ध्यान कीजिए, हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था। गंगा नदी तंत्र में हमने देखा एक नदी थी, वो अमरकंटक के पठार के उत्तर से निकलकर गंगा में मिल रही थी, पटना के पास। उस नदी का नाम था सोन। कौन सी नदी थी वो, सोन। अब ये नदी जो है नर्मदा, ये अमरकंटक के पठार के पश्चिम से निकल रही है और कहाँ जाकर गिर रही है, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी। ये जो हिस्सा आपको गुजरात का दिख रहा है, ये क्या है, खंबात की खाड़ी। देखिए इस गुजरात के मैप को मैं अगर यहाँ पर जूम करके बनाऊं, देखिए
मैं इसको थोड़ा एक बड़ा करके बनाता हूँ। आप सोच लीजिए जूमिंग हो गई इसकी, तो मैंने इसको जूम कर दिया। तो देखो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। खाड़ी जैसा हिस्सा है कच्छ की खाड़ी। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है खाड़ी नुमा, ये है खंबात की खाड़ी। कौन सी है? खंबात की खाड़ी। तो ध्यान रखिए, नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिए इसका मुहाना। मुहाने का मतलब होता है जहाँ नदी अपना जल विसर्जित करती है जाकर। यह है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। अब देखिए नर्मदा नदी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं क्या है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इसको आप चाहे तो बना लें ताकि आपको ध्यान रहे कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है और खंबात की खाड़ी कहाँ है, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए क्लियरिटी बिल्कुल होनी चाहिए जब आप मैप पढ़ रहे हैं। अब देखिए मैं इस मैप में आपसे पूछूं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 नंबर 2 और 3। 1 नंबर ये कौन सी खाड़ी है? ये है बंगाल की खाड़ी। ये पूरी कौन है? बंगाल की खाड़ी। इसको मैं मिटा दूँ, इसको बना लीजिए आप, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। ये 1 नंबर क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी। 2 नंबर पे क्या है? अभी मैंने बनाया वहाँ पे कच्छ की खाड़ी। और 3 नंबर पे क्या है? खंबात की खाड़ी। इस तरह से चीज़ें याद रखिए, कौन सी खाड़ी कहाँ पर है, इस तरह। अभी तो हम सिर्फ बस देख रहे हैं, बाद में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा होगा? आ रहा है समझ में? कमेंट करिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए। नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करिए। एक चीज़ें बताइए, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताइए, और क्या समझ में आ रहा है वो भी बताइए। ओके, चलिए। तो देखिए नर्मदा नदी के बारे में इम्पोर्टेंट बात हम देखते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार के पश्चिम से निकल रही है और वो स्थान है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। अमरकंटक का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसके आगे लिख लीजिए MP, ये है मध्य प्रदेश में। अब देखिए नर्मदा नदी बहती हुई आती है और बहते हुए जबलपुर के समीप, मध्य प्रदेश में एक जगह है, जिला है जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर के समीप एक जगह है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जगह का नाम क्या है? जबलपुर के समीप एक जगह है भेड़ा घाट। इस स्थान पर, भेड़ा घाट नामक स्थान पर, नर्मदा नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जलप्रपात का। और इस जलप्रपात को कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। नाम क्या है? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात। तो आपसे अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है या किस नदी पर होता है, तो किस पर होता है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा। इसी तरह कुछ और जलप्रपात हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं, तो वो यहीं समाप्त हो जाएंगे। ओके, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएं एक साथ उनको लिखते चले जाइए। अब देखिए यहाँ पर एक आपको मिल गया धुआंधार जलप्रपात, किस नदी पर बना? नर्मदा नदी पर। तो ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। कुछ और जलप्रपात हैं जो इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको लिख लीजिए, फिर एक साथ हम जलप्रपात लिख लेते हैं एक बार। देखिए धुआंधार जलप्रपात हो गया था हमारा नर्मदा नदी पे। इसके अलावा एक बड़ा फेमस जलप्रपात है जोग। कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात। और ये जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बनता है। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। शरावती नदी। अब इस जोग प्रपात के कुछ अन्य नाम भी हैं। इसे गरसोप्पा, किस नाम से जाना जाता है? गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। गरसोप्पा जलप्रपात। और इसके अलावा इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आपसे एग्जाम में कोई भी नाम दे दे, चाहे आपसे कहे जोग जलप्रपात, चाहे गरसोप्पा जलप्रपात, चाहे आपसे कहे महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात कौन सी नदी पर हैं? शरावती। एक ही है ये, 3 अलग अलग नाम हैं। एक ही जलप्रपात है, 3 अलग अलग नाम है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। और ध्यान रखें पहले ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था, अब नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जो एग्जाम में आंसर माना जाता है वो माना जाता है कुंचिकल। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल। तो अगला जलप्रपात लिखिए कुंचिकल जलप्रपात।
कुंचिकल जलप्रपात, और ये जलप्रपात भी कर्नाटक में है, और ये है वाराही नदी पर। कौन सी नदी? वाराही नदी। तो बताइए वाराही नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक। देखिए अब नदी पढ़ते पढ़ते हमको नदियाँ भी और मिलने लगी। हमने नर्मदा पढ़ ली थी, अब हमें कौन नदी मिल गई? शरावती। क्यों इम्पोर्टेंट है? जोग जलप्रपात हो या गरसोप्पा हो या महात्मा गांधी हो, किस नदी पर बनते हैं? शरावती नदी पर। और है कहाँ ये? कर्नाटक में। शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। वाराही नदी भी कहाँ है? कर्नाटक में। इस पर कौन सा जलप्रपात बनता है? कुंचिकल जलप्रपात बनता है, और इसे वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ध्यान रखिएगा, दुनिया का, ये तो भारत का है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करेंगे, और अगली वीडियो में जिन लोगों ने सही आंसर दिया है मैं उनका नाम लूँगा, जिन्होंने सही आंसर दिया है उनका। गलत जिसने दिया है उसका नहीं, जो सही देगा। तो क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, चलिए। तीसरा, दूधसागर जलप्रपात। एक जलप्रपात और है, दूधसागर जलप्रपात। ये मांडवी नदी पर बनता है, और मांडवी नदी गोवा में बहती है। कहाँ? गोवा में। ये बनता है मांडवी नदी पर। मांडवी नदी, मांडवी नदी पर। ओके, मांडवी नदी पर। नोट डाउन कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक, मुझे लगता है आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अब इस प्रायद्वीपीय नदी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तब तक आप इस पार्ट को देखिए और अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखिए और चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपके डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।